एटॉमिक स्ट्रक्चर मॉडर्न फिजिक्स में, जो कि ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, तो मैक्सिमम बात आप जानते ही हैं। काम की बात हम लोग करें तो एटम के बारे में शुरू में जानकारी नहीं था साइंटिस्ट को, तो साइंटिफिक रिकॉर्ड में डाल्टन साहब का नाम आता है। तो डाल्टन साहब ने अपना थ्योरी दिया था एटॉमिक मॉडल के बारे में, तो केमिकल लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करता है। 1808 में इन्होंने दिया लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को। तो इन्होंने क्या बोला, हार्ड स्मॉल, स्मॉल मतलब वही बहुत ही छोटा है और डेंस भी है, पार्टिकल ऑफ मैटर, और स्फेरिकल शेप का है, तो पार्टिकल ऑफ मैटर, स्फेरिकल पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम, इन्होंने बोला। और बोला डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट एटम होता है, डिफरेंट एलिमेंट हैज डिफरेंट एटम्स, और सेम एलिमेंट है सेम एटम, जो कि बाद में दोनों जो है डिस्प्रूव हो गया। सेम एलिमेंट का जो है आइसोटोप होगा, उसका डेंसिटी और मास अलग अलग होता है। शेप और साइज में सेम होगा, ऐसा उन्होंने बोला था, ये दिया था। और सेम एलिमेंट का एटम जो है कंबाइन कर सकता है, सेम एलिमेंट कैन कंबाइन, ये कंबाइन कर सकता है टू फॉर्म कंपाउंड एटम इन सिंपल होल नंबर रेशियो में, होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड, कंपाउंड बनाने के लिए कंपाउंड एटम, इसका नाम दिया कंपाउंड एटम। और एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट में कंबाइन, different atoms of different element may combine to form the compound atom। combine कैसे करेगा, simple and whole number ratio, combine in simple and whole number ratio, in simple and whole number ratio, simple and whole number ratio। जबकि शुगर वगैरह का देखो कॉन्फ़िगरेशन, उसमें सिंपल रेशियो नहीं होता है, होल नंबर रेशियो नहीं आता है, फ्रैक्शन में आएगा। चीनी का जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें होल नंबर में नहीं आता, तो ये भी 100% करेक्ट नहीं है। सिंपल एंड होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड एटम। और इन्होंने बोला एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय, कैन नॉट बी क्रिएटेड एंड डिस्ट्रॉय। ये डाल्टन सब का कहानी था। अब मॉडर्न जमाने में हम लोग जानते हैं कि भाई जो है, तो सेम एलिमेंट में जो आइसोटोप्स आइसोबाप एग्जिस्ट करता है, तो भाई ये जो है, और डिफरेंट एलिमेंट का बोला था डिफरेंट एटम होगा, ये दोनों सही नहीं है। और जो कॉम्बिनेशन होता है एटम्स का, कोई जरूरी नहीं कि सिंपल रेशियो में हो, मतलब होल नंबर रेशियो में हो, ये जरूरी नहीं है कि नहीं। और एटम को बाद में हम लोग देखे कि भाई इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एटम के अंदर में होता है, उसको डिवाइड कर सकते हैं, है ना। इंडिविजिबल बोला था, इसमें इसी यहीं पे जोड़ देते हैं इंडिविजिबल। हार्ड टाइनी डेंस इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर इज एटम, उन्होंने बोला था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, वो भी रॉन्ग है। ये डाल्टन साहब का थ्योरी था सबसे पहला। इसके बाद जो दूसरा थ्योरी है, इसमें ड्रॉबैक्स क्या हो गया,
ड्रॉबैक्स हो गया कि वही इंडिविजिबिलिटी ऑफ एटम जो है, एटम इज नॉट करेक्ट, ये रॉन्ग हो गया। दूसरा जो है, दूसरा जो है कि भाई आइसोटोप्स और आइसोबार बोला था कि नहीं होगा, कैन एग्जिस्ट, डाल्टन ने बोला था नहीं होगा। ये सब इनका ड्रॉबैक। मेरिट्स हो गया केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन किया, एटम कंबाइन कर सकता है। तो ये डाल्टन साहब का थ्योरी बहुत दिनों तक चला नहीं। इसके बाद थ्योरी आया दूसरा, दूसरा थ्योरी तो तुम जानते हो, दूसरा थ्योरी जानते हो, दूसरा थ्योरी फुल बोर्ड नहीं दिख रहा है। अरे आज थोड़ा नेट का प्रॉब्लम है, ब्लर आ रहा है, 1 मिनट रुकना।
दिख रहा है पिक्चर? सुनाई पड़ रही है मेरी आवाज? वीडियो क्लियर है जी? यस। ठीक, कोई प्रॉब्लम होगा तो बोलना। वो आज लग रहा है कि नेटवर्क का कुछ इशू है। वाईफाई से कनेक्ट किए हुए हैं, इसको देखना। तो एटॉमिक मॉडल में हम लोग डाल्टन्स मॉडल देखे और इन्होंने बोला था एटम को डिवाइड नहीं कर सकते हैं, जो कि रॉन्ग है। दूसरा है थॉमसन मॉडल। थॉमसन मॉडल जो है, इन्होंने बोला कि जैसे वाटरमेलन होता है, सारे पॉजिटिव चार्ज स्प्रेडेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और इलेक्ट्रॉन जो है वाटरमेलन के सीड्स की तरह इसमें एम्बेडेड है ऐसे। तो ये सारे जो है डिस्ट्रिब्यूटेड, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट द वॉल्यूम, स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ, और ये इलेक्ट्रॉन है एम्बेडेड है, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड, लम्पडिंग मॉडल इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एम्बेडेड है। इन्होंने मेन क्या एक्सप्लेन किया, थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का भी आविष्कार किया था, है ना, उसके बाद ये मॉडल दिया था। तो थॉमसन साहब ने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था, और इन्होंने इसके बारे में बताया कि ये जो है एटम न्यूट्रल है। यही मेन इसमें इनसे पता चला, एटम इज न्यूट्रल और इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज। और इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्टेबल नहीं होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में अट्रैक्शन होगा, तो ये ड्रॉबैक हो गया, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम। ड्रॉबैक में यही हुआ, कैन नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के चलते ये सारे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कंबाइन हो जाएंगे। स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में इन्होंने एक्सप्लेनेशन सही नहीं दे पाया है ना। दूसरा, और इस मॉडल के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग थर्मियोनिक एमिशन। जैसे हीटिंग करते हैं, थर्मियोनिक एमिशन क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को हीट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है हीटिंग करने के चलते। एक्सप्लेन थर्मियोनिक एमिशन। और लाइट देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का भी एक्सप्लेनेशन इससे हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं इस थ्योरी के बेसिस, है ना। लेकिन ड्रॉबैक में लिखोगे कैन नॉट एक्सप्लेन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, बाद में जितना चीज डेवलप हुआ वो सब का एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। कैन नॉट एक्सप्लेन द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का एक्सप्लेनेशन इसमें से नहीं हो पाया। ये सब ड्रॉबैक हो गए इसके, ये दोनों, और ये सब एक्सप्लेन कर सकते हैं इस थ्योरी के बेसिस, है ना। इन सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्योरी के बेसिस पे, ये ड्रॉबैक हो गया। इलेक्ट्रॉन निकला तो उसको आयनाइजेशन बोलते हैं, तो आयनाइजेशन को भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। आयनाइजेशन, आयनाइज क्यों होता है एटम, उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो आयनाइज हो जाएगा। ये थॉमसन मॉडल, ये ड्रॉबैक, ये मॉडल भी फेल हो गया। इसके बाद रदरफोर्ड का मॉडल है, जो कि आप जानते हैं। नोट कर लिया तो ओके लिखते जाइएगा, जो मिटा देंगे फटाफट।
थर्ड मॉडल था हमारा, वहां से कुछ मैथमेटिक्स आपको नहीं मिला। हालांकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिस पे कुछ मैथमेटिकली आप उसमें से क्वेश्चन कर सकते हैं थॉमसन मॉडल से, लेकिन कोई खास उसमें से प्रॉब्लम नहीं निकलेगा। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल, जिसको हीलियम 24++ बोलते हैं, एटॉमिक नंबर 2 मास नंबर 4++, इसी को अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, एटॉमिक मॉडल इन्होंने दिया था। क्या था अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट? तो ये बिस्मथ है, और बिस्मथ में से यहाँ पे जो है बिस्मथ रख दिए, ये लेड का कैविटी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा, इसमें से अल्फा पार्टिकल बिस्मथ में से निकल रहा है ना, ये बिस्मथ है। अब बिस्मथ में से अल्फा पार्टिकल निकले, अब इसको नैरो स्लिट बना के इसमें से अल्फा पार्टिकल को पास कराए, अल्फा पार्टिकल का पेंसिल बीम इससे पास किया, इधर गोल्ड फाइल रख दिया था, तो गोल्ड फाइल से टकराने के बाद ये गोल्ड का फाइल है, तब थिन है, कितना है इसका थिकनेस, ये थिन गोल्ड फाइल है, 10⁻⁻8 मीटर बोलते हैं, 10⁴ एटम के थिकनेस को बोलते हैं ये गोल्ड फाइल का थिन प्लेट। इसमें से अल्फा पार्टिकल से इसको बम्बार्डमेंट कराए, तो इन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत करीब 1/1000 1 अल्फा पार्टिकल रे जो था 1/8000 रे अगर गया यहाँ से अल्फा पार्टिकल 8000 गया, तो उसमें से एक करीब रिफ्लेक्टेड। तो इससे इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला कि भाई ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्पेस एटम में वैक्यूम है। जैसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का खोज हुआ यहाँ से, अल्फा पार्टिकल अगर जाएगा तो 180 डिग्री पे रिटर्न बैक होगा करीब 8000 में से एक, और जो ज्यादा दूर से जाएगा स्ट्रेट चला जाता है, नजदीक से जाएगा रिफ्लेक्ट कर जाएगा, क्योंकि ये अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज वाला है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव होता है। ये सब एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया। और ज्यादा दूर से जो जाएगा जिसका इम्पैक्ट पैरामीटर जो है ज्यादा है, मतलब ज्यादा ऊंचाई से गया सीधे निकल जाए, तो मोस्ट ऑफ द स्पेस इन द एटम इज वैक्यूम, और 8000 में से करीब एक लौटता है, तो वो सब आप जानते हैं, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज वैक्यूम, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज वैक्यूम, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में चला गया था इसलिए बोला खाली जगह, और बहुत ही छोटा सा स्पेस है 10⁻⁻15 मीटर का, उतने में पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेटेड है, उसको न्यूक्लियस नाम दिया। वेरी स्मॉल 10⁻⁻14 meter space in which entire mass of the atom is concentrated is nucleus, इसको न्यूक्लियस बोला इन्होंने, और न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। मेन बात इसमें से उठी, ये न्यूक्लियस के बारे में इन्होंने बताया इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे। अब मेन बात उठी कि भाई आपका मॉडल में एटॉमिक मॉडल ये स्टेबल कैसे है, तो स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने बोला, स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया, स्टेबिलिटी के लिए बोला इन्होंने
कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटता रहता है सर्कुलर ऑर्बिट्स में। अब आप जानते हैं सर्कुलर मोशन यूं ही नहीं होता है, उसमें कोई फोर्स चाहिए। तो ये इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है उसको ये न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो मान लिए Rn रेडियस है इस ऑर्बिट का, तो ये फोर्स लगने से वो उसमें गिर नहीं जाता है, न्यूक्लियस में जाके टकरा नहीं जाता है, अट्रैक्ट होके गिर नहीं जाता है, क्योंकि ये सारा फोर्स खर्च हो जाता है सर्कुलर मोशन कराने में। तो ग्राउंड से देखिएगा तो आप बोलिएगा कि भाई अर्थ फ्रेम से देख करके, अगर इनर्शियल फ्रेम से बात कीजिएगा तो बोलिएगा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये खर्च हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स देने में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स, वो सारा खर्च हो जाता है सर्कुलर मोशन कराने में, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाके नहीं गिरता है, सर्कुलर मोशन करते रहता है, ऐसा इन्होंने बोला। यहां से एक पहला इक्वेशन आपको मिलेगा, और वो पहला इक्वेशन मिला कि 1/4πε0 इलेक्ट्रॉन का चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं, और डिवाइडेड बाय Rn² इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर इलेक्ट्रॉन का मास m है और वेलोसिटी vn है और रेडियस r के ऑर्बिट में घूम रहा है mv²/r। अब यहाँ से एक r काट सकते हैं और एक इक्वेशन आपको यहाँ से मिला। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन गिवन बाय रदरफोर्ड। अब इसमें ड्रॉबैक इसका क्या, इसी का स्टूडेंट था बोर, नील्स बोर। तो उन्होंने बोला कि भाई, बोर साहब ने बोला, मैक्सवेल का थ्योरी आया हुआ था कि एक्सीलरेटेड सर्किल है एक्सीलरेटेड मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है इसमें, उसमें चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सवेल साहब ने बोला था अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा तो एनर्जी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में। तो ये सर्कुलर मोशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो इसमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलेगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मतलब एनर्जी निकलेगा इक्वल टू h, जैसे जैसे ये सर्कुलेट करेगा तो एनर्जी निकलेगा h। एनर्जी निकलने से उसका जो है ऑर्बिट सर्कुलर नहीं रह करके वो धीरे धीरे रेडियस कम होता चला जाएगा, और बाद में एक समय ऐसा स्पाइरल हो जाएगा, और बाद में एक समय ऐसा आएगा कि न्यूक्लियस पे गिर जाए। अब इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए, यही ड्रॉबैक हो गया रदरफोर्ड का, कि स्पाइरल पाथ बन जाएगा, सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूम पाएगा कंटिन्यूसली, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन रोटेट करेगा सर्किल में, इलेक्ट्रॉन है चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल एनर्जी इमिट करेगा, तो पाथ हो जाएगा स्पाइरल, और न्यूक्लियस के ऊपर में इलेक्ट्रॉन गिर जाएगा। तो इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नील्स बोर ने पूछा था रदरफोर्ड से कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या दीजिएगा। तो एन एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल emits electromagnetic radiation. Charge particle emits energy in the form of electromagnetic wave. In the form of electromagnetic wave. Electromagnetic wave. तो ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर ऑर्बिट में बोला घूम रहा है, तो चार्ज पार्टिकल है, और सर्कुलर मोशन एक्सीलरेटेड मोशन है क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होता है, तो इसलिए ये एनर्जी एमिट करेगा और स्पाइरल पाथ में। So path of electron will be a spiral. Will become a spiral, and it will fall down. It will fall down on the nucleus. इसका एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं कर पाए। और दूसरा, उसके बाद यहाँ से जो ऑर्बिट का फ्रीक्वेंसी, इनके हिसाब से जो ऑर्बिट का फ्रीक्वेंसी है, कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, तो एक चक्कर मारने का टाइम होगा हमारा, टाइम पीरियड 2πr, रेडियस हो गया, डिस्टेंस हो गया 2πr बाय वेलोसिटी से डिवाइड किया, टाइम पीरियड आ गया, उसको रेसिप्रोकेट किया, फ्रीक्वेंसी आएगा। तो ऑर्बिट का जो फ्रीक्वेंसी होगा उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम लोग जो है वही फ्रीक्वेंसी का एनर्जी रेडिएट करता है।
तो इसका स्पेक्ट्रम जब लेंगे हम लोग तो वो स्पेक्ट्रम आ जाएगा हमारा जो है कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जबकि लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है। हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम अगर लेते हैं तो लाइन स्पेक्ट्रा शो करता है। तो कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। इनके थ्योरी के हिसाब से कैसा स्पेक्ट्रम होगा? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन होता कैसा है? लाइन स्पेक्ट्रा, जो बोर साहब की थ्योरी से पता चला। तो कैन नॉट एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन लाइक एटम का, इसलिए ये थ्योरी फेल हो गया, रदरफोर्ड का थ्योरी। तो इसके बाद प्रपोज किया बोर साहब ने अपना थ्योरी। ये थ्योरी क्या था? ये रदरफोर्ड थ्योरी, ये क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड था। टोटल मैकेनिक्स का कुछ इसमें कंसेप्ट लगाया हुआ है। रदरफोर्ड थ्योरी इज बेस्ड ऑन क्लासिकल मैकेनिक्स, is based on classical mechanics, based on classical mechanics। और बाद में बोर साहब ने क्लासिकल मैकेनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स दोनों को मिक्स करके अपना थ्योरी दिया था। रदरफोर्ड मॉडल सिर्फ क्लासिकल मैकेनिक्स पे बेस्ड था। नोट कर लिया इसको आपने? इसको नोट कर लिया आपने, रदरफोर्ड मॉडल को? मिटा दें इसको? ये सब आप पढ़ा हुआ भी है आपका, तो ये सब जानते होइएगा। तो इसमें से रदरफोर्ड मॉडल में से कुछ फॉर्मूला एक दो को लिख देते हैं, देख लीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर कभी पूछे तो। अब जैसे ये न्यूक्लियस था, तो ये जो न्यूक्लियस था आपका रदरफोर्ड मॉडल में 10⁻⁻15 मीटर का होता है रेडियस। एटॉमिक रेडियस 10⁻⁻10, करीब 1 लाख टाइम्स से बड़ा होगा एटम का रेडियस। 10,000 से 1 लाख टाइम तक ये न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के सामने में जो है, अगर आप पॉजिटिव चार्ज से बम्बार्डमेंट कराते हैं तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैट का कंसेप्ट लगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, इसमें से आप निकाल सकते हैं, एक क्वेश्चन बना सकते हैं। मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, तो हीलियम है, उसका मास m है, चार्ज पार्टिकल Q कौन सा था? तो हीलियम था। तो 2e हीलियम 24++ बोलते हैं ना हम लोग, तो 2e चार्ज हो गया, दो गो प्लस है तो 2e चार्ज हो गया। e का वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें फिजिक्स हम लोग देखें, अगर इस मॉडल में क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकाल सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका काइनेटिक एनर्जी 12 mv0² है, मतलब वेलोसिटी v0 है, और आप इसको बहुत दूर से, मतलब इनफाइनाइट सेपरेशन से अगर इस पर आप बम्बार्डमेंट करा रहे हैं, और ये जब आएगी, इसमें पॉजिटिव चार्ज है, Z एटॉमिक नंबर है, E हो गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, उतना ही प्रोटॉन का चार्ज होता है, तो प्लस ZE ये हो गया आपका, वो Q1 की तरह, ये Q2 की तरह, ये Q2 की तरह हो गया, दो चार्ज हो गया इलेक्ट्रोस्टैट की तरह। अब m मास है इसका, 4 mu मास बोलिएगा एक का, उसको ग्राम में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये जब आएगा तो रिपल्सन फोर्स लगेगा दोनों, इसलिए इसका वेलोसिटी कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, कहीं पे 0 हो गया जिसमें वेलोसिटी, तब यहाँ से ये लौटेगा, वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0। तो यही डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच कहलाता है। यही हो गया मिनिमम डिस्टेंस। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिए आप इसमें, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच आपको मिल जाए। तो बताइए तो क्या होगा? शुरुआत में इनफाइनाइट सेपरेशन पे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 बोल दिए, क्या बोलते हैं? के Q1 Q2/R को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी स्केलर है। इसमें टेक चार्ज विद साइन, ये फॉर्मूला होता है, आप इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े हैं। और काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे बोलिए कितना है? शुरू में 12 m मास ऑफ अल्फा पार्टिकल है इनटू v0²। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे वेलोसिटी जस्ट आके 0 हुआ था फाइनल, तभी रिटर्न किया था। वेलोसिटी ये रिपल्सन कर करके उसको घटाया,
वेलोसिटी जीरो किया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया इस पॉइंट पे। पोटेंशियल एनर्जी बोलिए, जब वो चार्ज +2 यहाँ आ गया तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी इन दोनों का बोलिए Q1 Q2, तो K मतलब 1/4πε0, चार्ज इसका है +2e और इसका चार्ज है +ZE और बाई डिस्टेंस हो गया D मिनिमम। इस तरह से ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना है, इधर ले जाइए, उसको इधर ले आइए, तो मिनिमम डिस्टेंस आप बोल सकते हैं यहाँ से कितना हो जाएगा, D उधर लेते गए, बाकी सबको इधर ले आए, तो 4ZE² हो गया बाई 4πε0, ऊपर वाला हो गया ये 2 इससे मल्टीप्लाई के 4ZE² और डिवाइडेड बाय m × v0²। m है मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, v0 है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। इनफाइनाइट सेपरेशन हम लोग ले लिया शुरुआत में, अगर कुछ फाइनाइट सेपरेशन से दीजिएगा तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू डालना पड़ेगा, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल। ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच निकाल सकते हैं थॉमसन, ये रदरफोर्ड मॉडल में एक क्वेश्चन बनेगा। दूसरा नोट कर लीजिए, ओके लिखिए जल्दी से, तब हम लोग दूसरा लिखेंगे। नोट करके ओके लिखिए तब दूसरा लिखेंगे। एक मैथमेटिक्स इसमें से हम लोग निकाले। दूसरा रदरफोर्ड मॉडल से एक और चीज देखिए, अगर मान लिया ठीक सामने सामने आपने बम्बार्डमेंट नहीं करा है अल्फा पार्टिकल, पेंसिल बीम था, ये न्यूक्लियस है, अब न्यूक्लियस से के सेंटर से कुछ डिस्टेंस से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, इस डिस्टेंस को बोलते हैं इंपैक्ट पैरामीटर, ये डिस्टेंस b है। अब ये जब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज से है आया तो ये प्लस चार्ज इसका भी था +ZE, उसका था चार्ज He2 4++, तो इसका चार्ज है +2e, Q1 को +2e बोले, और ये Q2 हो गया हमारा ZE, दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेगा इसको, तो यहाँ से स्कैटर्ड हो जाता है इसे। तो सेंटर से इस लाइन को हम लोग मिला है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, थोड़ा और नजदीक ला देते हैं, थोड़ा दिखा पाएंगे ऐसे। तो सेंटर से डॉट डॉट मिला दिया, ये लाइन मान ली हॉरिजॉन्टल ओरिजिनल डायरेक्शन ऐसा था अल्फा पार्टिकल का, यही अल्फा पार्टिकल है ना, वेलोसिटी इसका v0 है, मास m है और ये डिस्टेंस है b। अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डमेंट आप करा रहे हैं तो रिपल्सन फोर्स लगता है तो ये डेविएट कर जाएगा ऐसे, तो जितने एंगल से गया एंगल ऑफ स्कैटरिंग बोलते हैं, थीटा को बोलते हैं एंगल ऑफ स्कैटरिंग, एंगल ऑफ स्कैटरिंग। तो ये इंपैक्ट पैरामीटर बी कहलाता है, इंपैक्ट पैरामीटर। इंपैक्ट पैरामीटर का वैल्यू पूछेगा आपसे, इसका रिजल्ट लिख रहे हैं, ये पूरा एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट के बेसिस पे निकाला गया है, तो इसको एज ए रिजल्ट आप याद करिए। तो ये होता है 1/4πε0 और पहले वाले का चार्ज है Q1, दूसरे वाले का Q2 बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इंटू कॉट थीटा, 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल 1/4πε0 Q1 Q2 कॉट थीटा बाय 2 होता है, यहाँ पे ये 2 से डिवाइड किए कॉट थीटा बाय 2 है, ये होता है एज ए रिजल्ट, इसको आप याद रखिए, लर्न एज ए रिजल्ट। अब इसमें अगर वैल्यू आप डाल दिया Q1 Q2 का तो ये हो गया 1/4πε0, Q1 हो गया चार्ज ऑफ बम्बार्डिंग पार्टिकल, मतलब अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑफ बम्बार्डिंग पार्टिकल। बम्बार्डिंग पार्टिकल हम लोग क्या लिए हैं, अल्फा पार्टिकल लिए हैं, अल्फा पार्टिकल पे कितना चार्ज है 2e है, तो आप 2e लिख सकते हैं इसको Q1 की जगह। अब Q2 चार्ज ऑन न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस है Q2, Q2 इज द चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो वो कितना है ZE
तो उसको आप जेड ही लिख सकते हैं। ये 2e है, ये जेड है, 2 और जेड में डिफरेंस लगा के रखिएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल का कितना है, हाफ mv स्क्वायर। तो हाफ मास ऑफ अल्फा पार्टिकल को m बोल रहे हैं, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, ऐसा लिख सकते हैं, इंटू कॉट थीटा बाय 2, थीटा एंगल ऑफ स्कैटरिंग। अब इसको कट कर दिए, जो आएगा सो आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इसको एक रिजल्ट के रूप में इसको याद रखिए, इम्पैक्ट पैरामीटर हेडिंग डाल दीजिए। ये पूछेगा कभी तो इसी फॉर्मूले से निकले, नोट कर लीजिए। अब थीटा बढ़ेगा तो कॉट का वैल्यू कम होते चला जाएगा, तो इम्पैक्ट पैरामीटर का वैल्यू कम आते जाएगा। तो नजदीक जितना लाएगा उतना ज्यादा डेविएट करेगा, इसलिए इसको 180 डिग्री पे यहाँ पे लाते हैं, 180 डिग्री पे भाग जाते हैं। ज्यादा थीटा अगर बढ़ाते जाइएगा तो कॉट थीटा बाय 2 कम होते जाएगा, बी कम होते जाएगा। उल्टा बोल सकते हैं कि बी कम हुआ तो कॉट थीटा बाय 2 कम होगा, थीटा ज्यादा हो जाएगा। तो एंगल ऑफ स्कैटरिंग बढ़ता चला जाएगा, जितना नजदीक लेगा उतना ज्यादा डेविएट करेगा, और पूरा जीरो पे लाने पे 180 डिग्री से मोड़ देता है। ऊपर ले जाते हैं तो सीधे पास कर जाता है ऐसे। बहुत ज्यादा ऊपर गए, बी का वैल्यू बढ़ गया तो थीटा 0 हो जाए। समझ गए तो नोट कर लिए, नोट कर लिए तो ओके, जल्दी लिखिए। तो इसको मिटा के तीसरा चीज बताएंगे। अब इसी में आर मिनिमम कभी कभी पूछ देगा, इम्पैक्ट पैरामीटर बी दिया हुआ है, ये जो मिनिमम डिस्टेंस इसका हो गया यहाँ से, इस पे टेंजेंट डाल दीजिए और ये टेंजेंट हो गया, मिनिमम डिस्टेंस जो हुआ ये वाला, ये आर मिनिमम। आर मिनिमम का वैल्यू आप याद कर सकते हैं, थर्ड वाला आर मिनिमम। अल्फा पार्टिकल सबसे नजदीक ये न्यूक्लियस से कब होगा, तो आर मिनिमम का वैल्यू हम लोग याद कर सकते हैं। ये जो है न्यूक्लियस का साइज तो बहुत कम होता है ना, 10⁻⁻10 के आसपास होता है न्यूक्लियस का साइज। तो इम्पैक्ट पैरामीटर के टर्म में बी का वैल्यू, आर का वैल्यू दिया जाता है, तो बी कॉस थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा बाय 2 लिखा है। इसको एज ए रिजल्ट याद कर लीजिए, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसके लिए पूरा एक्सपेरिमेंट देखना पड़ेगा, जो कि हायर क्लासेस में आप देख सकते हैं। बी कॉस, अगर बी है इम्पैक्ट पैरामीटर, और थीटा है एंगल ऑफ स्कैटरिंग, वो ऑलरेडी आप लिख चुके हैं। तो आर मिनिमम हो जाएगा बी कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा बाय 2। इस फॉर्मूले को रिजल्ट के तौर पे आप याद कर लीजिए। थर्ड, और पहले जो सिचुएशन दिखाए थे मिनिमम, वो हेड ऑन कोलिजन था, डायरेक्ट आमने सामने का कोलिजन, यहाँ से दिए थे अल्फा पार्टिकल, पहले वाला जो निकाले थे क्लोजेस्ट डिस्टेंस। और जब थोड़ा ऊपर से अल्फा पार्टिकल, मतलब इम्पैक्ट पैरामीटर बी है, तब ये मिनिमम डिस्टेंस इतना रहेगा, अल्फा पार्टिकल और न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस। आर मिनिमम होगा बी कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस थीटा बाय 2। और थर्ड बात जो है, तो कितना अल्फा पार्टिकल डेविएट किया थीटा एंगल पे, उसका नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा, उसका भी कैलकुलेशन इस एक्सपेरिमेंट से किया जाता है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर्ड एट एन एंगल थीटा, तो ये एन थीटा का जो वैल्यू है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड आता है, बहुत लंबा चौड़ा इसका रिजल्ट है। तो उसमें से ये गोल्ड फाइल का जो थिकनेस था, उस थिकनेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो थिकनेस पे भी डिपेंड करता है। काइनेटिक एनर्जी इसका कितना है, उसका 1 बाय काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर पर डिपेंड करता है। और एंगल ऑफ स्कैटरिंग साइन के टर्म में लिखेंगे, उस पर पावर 4 के टर्म में डिपेंड करता है ये सारा वैल्यू। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इसका जो है वैल्यू है, और एटॉमिक नंबर पे भी डिपेंड करेगा इसका। अगर हम लिखें रिजल्ट तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा,
तो हम लोग सिंपल वे में लिख देते हैं Z1 और Z2 दोनों के, Z1 Z2 का मतलब हो गया इसका जो है चार्ज ZE ले लिए, ये ZE अगर बोलते हैं इसको तो जो कि 2 होगा, Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर थिकनेस साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2 इन सब पे डिपेंड करता है। तो आप खाली ये वाला वैल्यू याद रखिए, साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2 का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल या जो भी था ये बम्बार्डिंग पार्टिकल उसका स्क्वायर पे डिपेंड करेगा। गोल्ड फॉइल का थिकनेस काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल और साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2 और Z1 Z2 यही हो गया। ये हो गया हमारा Z1 जो कि 2 ही होने वाला है, Z1 2 हो जाएगा अल्फा पार्टिकल, और अल्फा पार्टिकल Z1 को हम लोग 2 बोलते हैं, 2 ही होता था, एटॉमिक नंबर उसका 2 है, तो चार्ज Z1 ही हो जाएगा। और ये Z2 है हमारा Z की तरह, इस तरह से इसको लिख लीजिए। तो मेन आप ये साइन टू द पावर 4 थीटा बाय 2 पे क्वेश्चन आएगा, जैसे क्वेश्चन हम दे रहे हैं उसको बनाइए, लिख लीजिए उसको। ये 4 मॉडल से 3 फार्मूला हम आपको दिए, तीनों फार्मूले को याद रखिए। इसका ग्राफ कीजिए तो थीटा बढ़ाते जाइएगा तो साइन का वैल्यू बढ़ता जाएगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड कम होते चला जाएगा, मतलब ज्यादा दूर जाने के बाद सीधे निकलता है तो कम से कम अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेगा। इसका ग्राफ आप खींच सकते हैं, अगर थिकनेस सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, सारा पैरामीटर सेम है, इसका अगर हम लोग ग्राफ खींचेंगे, एक एक्सिस पे एन थीटा दें, दूसरे एक्सिस पे एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन थीटा दें, और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना स्कैटर क्या निकाले, थीटा टेंस टू 0 कीजिएगा देन टेंस टू इन्फिनिटी हो जाएगा, इस तरह का ग्राफ आएगा। थीटा बढ़ते जाएगा, इसका वैल्यू बढ़ते जाएगा, एन का वैल्यू कम होता जाएगा, थीटा कम होगा ये ज्यादा होगा, तो जितना नजदीक लगेगा ज्यादा अल्फा पार्टिकल स्कैटर करेगा। न्यूक्लियस के आसपास अगर बम्बार्डमेंट करेंगे तो ज्यादा अल्फा पार्टिकल डेविएट होके जाएगा, और जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे न्यूक्लियस से तो स्कैटर नहीं करेगा, सीधे पास करेगा। ये ग्राफ भी कभी कभी ऑब्जेक्टिव में, नीट में, जेईई मेन में पूछता है, इसी से हम लोग देख सकते हैं इस फॉर्मूला से, एन थीटा प्रोपोर्शनल टू 1 बाय साइन टू द पावर 4 थीटा बाय साइन टू द पावर 4 थीटा बाय। एक क्वेश्चन इस पे आप देख लीजिए, इसी पे एक छोटा सा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे क्वेश्चन है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड पे, क्वेश्चन देख लीजिए, एक छोटा सा हम दे रहे हैं, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड। क्वेश्चन अगर मिलेगा तो हम आपको देंगे। क्वेश्चन है कि इन द रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, इन द रदरफोर्ड scattering experiment, for scattering experiment, the number of particles observed at an angle 10 degree, observed at an angle 10 degree, at angle 10 degree in 1 million per minute is 1 million per minute, 1 million per minute। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, ये दे दिया एक इंफॉर्मेशन, अब क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी पार्टिकल्स पर मिनट, हाउ मेनी पार्टिकल्स पर मिनट, हाउ मेनी पार्टिकल्स पर मिनट will be observed at an angle of 90 degree and 180 degree, will be observed at an angle 90 degree and 180 degree
इसमें कुछ वैल्यू आपको निकालने का जरूरत पड़ेगा जो दिया हुआ है। साइन 5 डिग्री का वैल्यू दिया हुआ है 0.087। साइन टू द पावर 4 5 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0.577 टू 10 पावर -6। कैलकुलेशन आपको नहीं करना पड़े उसके लिए दिए है। अब निकालिए जल्दी से इसका तो आंसर ये दिया हुआ है। 1 मिलियन मतलब है 10 पावर 6 10 लाख। 10 पावर 5 को 1 लाख बोलते हैं। तो एक डाटा दिया हुआ है, आप जानते हैं यहाँ पे अभी आपको थ्योरी दिए थे हम, ये एग्जाम में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो एन थीटा का फॉर्मूला अभी हम लोग देखे थे 1/sin टू द पावर 4 थीटा बाई 2। तब कोई कांस्टेंट डाल देते हैं इसमें, बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट है, सब कांस्टेंट के डाल दिए तो के को हम लोग निकाल लेते हैं, है ना, बाकी सब पैरामीटर कांस्टेंट है। तो ये दिया हुआ था 1 मिलियन पर मिनट, 10 पावर 6 होता है 1 मिलियन। तो 10 पावर 6 अल्फा पार्टिकल है थीटा एंगल पे, और साइन टू द पावर कितने डिग्री पे था, 10 डिग्री पे। तो साइन टू द पावर 4 10/2 5 डिग्री हो जाएगा। साइन टू द पावर 4 का वैल्यू दिया हुआ है आपको इतना, तो के निकल जाएगा 10 पावर 6 इंटू 0.577, इसका वैल्यू दिया हुआ है इंटू 10 पावर -6। ये हो गया के का वैल्यू 0.577। अब वो कांस्टेंट आपको पता चल गया कितना है, जो कि काइनेटिक एनर्जी पे, थिकनेस पे, Z1 Z2 इन सब पे डिपेंड करता था। अब दूसरा यहाँ पे पार्ट से के निकालने के लिए पहला पार्ट दिया था, अब दूसरा पार्ट दिया है आपको हाउ मेनी अल्फा पार्टिकल्स पर मिनट ऑब्जर्व्ड एट 90 डिग्री एंड 80 डिग्री। फिर लगाइए यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला था आपका। तो 90 डिग्री पे निकालना है तो वही कांस्टेंट डिवाइडेड बाय साइन टू द पावर 4 45 डिग्री हो जाएगा। अब साइन 40 90/2 45, साइन 45 तो आप जानते हैं 1/√2, उसपे पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4। तो के दिया हुआ है पॉइंट, और ये हो जाएगा 1/4 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, ये 4k हो जाएगा। अब के से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दिए कितना आता है पर मिनट, ये आ जाएगा। दूसरा पूछ रहा है कि 180 डिग्री पे कितना अल्फा पार्टिकल है, 180 डिग्री यहाँ डाल देते हैं, के बाई साइन टू द पावर 4 180 का आधा 90, साइन 90 तो 1 हो जाता है, के बराबर ही हो जाए, उतना ही रह जाए। तो यही आंसर हो जाए। समझ में आया तो यस बोलिए, मिटाएंगे फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। नोट कर लीजिए, और समझ में आया तो बोलिए, फिर दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखना जरूरी है ना। हम आपको दिखाया कि क्वेश्चन इस पे आएगा, छोड़ने से नहीं काम चलेगा, उसको छोड़ दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया सिंपल है बच जाएगा, नहीं बनेगा। तो फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। कैलकुलेट द नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच, रदरफोर्ड मॉडल पे क्वेश्चन है। नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच of an alpha particle, of an alpha particle of energy 2.5 mega electron volt, of energy 2.5 mega electron volt, being scattered by gold nucleus, being scattered by gold nucleus, by gold nucleus। अब इसमें इम्पैक्ट पैरामीटर नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग हेड ऑन ही मान के चलेंगे। गोल्ड न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर है 79, जेड ही लिखते थे, तो गोल्ड न्यूक्लियस है तो जेड 79 बनाइए इसको। नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच पूछा है, तो हम लोग सिंपल केस ही लेके चलेंगे। ये गोल्ड न्यूक्लियस है, जेड ही इसका चार्ज हो गया, तो सामने सामने बोलेंगे कि आया, और यहाँ पे वेलोसिटी इसका 0 होगा, लौटा के भेजा, ऐसे रिटर्न में। इधर से कौन आ रहा था, अल्फा पार्टिकल, तो इसका मतलब होता है हीलियम 24++।
तो मास हो गया 4 mu और चार्ज हो गया इसका जो है 2e + 2e, मास हो गया 4 mu। चलिए निकालिए इसको, यही मिनिमम डिस्टेंस आपको पूछ रहा है कितना हो, क्लोजेस्ट डिस्टेंस अप्रोच निकाल के जल्दी से बताइए वैल्यू कितना आएगा। तो कंसेप्ट तो हम बता चुके थे आपको, यहाँ पे आके इसका वेलोसिटी 0 हो जाएगा तभी लौटेगा, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा दीजिएगा, बन जाएगा। जल्दी बना के बताइए कितना आंसर है, एनर्जी कंजर्वेशन लगाइए और बताइए कितना आंसर है। काइनेटिक एनर्जी इसका डायरेक्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट दिया तो और इजी हो गया। काइनेटिक एनर्जी तो मास अलग अलग लिखने की जरूरत ही नहीं है, कितने डिस्टेंस से आ रहा है वो भी उसको 0 हम लोग इनफाइनाइट दूरी मान करके चलेंगे, नहीं दिया है ना, बहुत दूर से आ रहा है ऐसा मानेंगे। तो इनिशियल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस काइनेटिक, लगाइए निकालिए। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, पोटेंशियल एनर्जी 0, काइनेटिक एनर्जी 2.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, 10 पावर 6, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट को मतलब 1.6 × 10 पावर -19 जूल बोलते हैं, जूल में कन्वर्ट कर। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ बोलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 × 10 पावर 9 Q1 Q2 है ना, तो ये दिया हुआ था आपका 79e हो जाए, Q1 हो गया 2e, 2 × 1.6 × 10 पावर -19 into ZE 79 into 1.6 into 10 power minus 9, Q1 Q2 by R मतलब D। अब इसको सॉल्व आप कर सकते हैं, 1.69 एक कट जाएगा, जल्दी सॉल्व करके बता दीजिए कितना है। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, कर दीजिए सॉल्व। मेगा मतलब 10 पावर 6, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप केमिस्ट्री में पढ़े होइएगा, एक वोल्ट से एक इलेक्ट्रॉन को W = QV बोलते हैं ना वर्डन इलेक्ट्रोस्टैट में, तो Q का वैल्यू 1 कर दिया और एक वोल्ट से पोटेंशियल डिफरेंस में इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट कराया प्रोटॉन को, तो उसका एनर्जी होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6 × 10 पावर -19 जूल, तो वो डाल दिए, इसको जूल में बदल दिया। और ये क्या फार्मूला लगा है, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला K Q1 Q2 by R होता है, तो ये फार्मूला से इसको लिख दिया, सॉल्व करके बता दीजिए कितना आएगा। तो ये रदरफोर्ड मॉडल पे आपने क्वेश्चन देखा जिसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, उस तरह का क्वेश्चन आपने देखा। बोर्स मॉडल की तरफ चलते हैं हम लोग, इसको नोट कर लिए, मिटा दें, यस कॉमा ओके। कैलकुलेशन कर लिए हैं तो अच्छे से बता दीजिए, नहीं किया तो घर में कीजिएगा। कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, इसको 2 मिनट में हो जाता है, बट लेकिन आप तो कलम नहीं लगा रही, हमको पता है ना। सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है खाली करने का, आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़े ना है जो आप कैलकुलेट कीजिएगा, एग्जामिनेशन में आप ही को कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसलिए बोलते हैं हम कैलकुलेट करने की हैबिट डेवलप हो। बोर्स एटॉमिक मॉडल खाली कथा सुनने से नहीं होगा, काम करना होगा, इसका सारा कथा आप जानते हैं। तो इन्होंने क्या किया, मिक्स्ड द थ्योरी ऑफ क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के थ्योरी को मिक्स किया है ना, और तब मॉडल डेवलप किया। उसमें क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम थ्योरी डेवलप ही हो रहा था, तो उसी को इन्होंने मिक्स करके अपना मॉडल दिया था। तो जो ड्रॉबैक था रदरफोर्ड का, वो क्या ड्रॉबैक था कि भाई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर ऑर्बिट में जब घूमेगा मतलब एक्सीलरेटेड है, तो एनर्जी निकलता चला जाएगा, और एनर्जी निकलेगा तो वो जो है धीरे धीरे पाथ स्पाइरल होते चला जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होते चला जाएगा, ओमेगा कम होते जाएगा, तो स्पाइरल पाथ हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इन्होंने बोला भाई 3 कंसेप्ट दिया,
तो इन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिए दोनों को मिक्स करके, 3 पोस्टुलेट्स। तो पहला क्या दिया इन्होंने, कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट दिया, स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट दिया ना। क्या बोला इसमें, बोला क्या कि किसी भी एटम में इन्फिनाइट ऑर्बिट होता है और किसी भी अरुगरु नत्थु खेरु ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेगा, उसी ऑर्बिट में घूमेगा, उसी ऑर्बिट में सर्कुलर इन्होंने भी बना है, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है रदरफोर्ड के थ्योरी को। वहीं कुछ मंथ उनका स्टूडेंट बन के एक्सपेरिमेंट किया था बोर साहब ने। तो उन्होंने बोला क्या कि भाई सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा लेकिन खास खास ऑर्बिट में घूमेगा। क्या खास खास ऑर्बिट, ऐसा ऑर्बिट जिसका की एनर्जी कांस्टेंट रहता है, उस ऑर्बिट का नाम दिया स्टेशनरी ऑर्बिट। उसको एनर्जी लेवल भी बोलते हैं ऑर्बिट को। तो फिक्स्ड एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिट में घूमेगा। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल, मतलब जिस लेवल में घूम रहा है उसका एनर्जी फिक्स्ड है और उसमें जब तक घूमता रहेगा एनर्जी लॉस नहीं होगा। ओनली इन फिक्स्ड एनर्जी लेवल ऑर्बिट्स नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट, उसको स्टेशनरी ऑर्बिट बोला। इस ऑर्बिट में एनर्जी कांस्टेंट रहेगा, ये पहला कंसेप्ट था। दूसरा उन्होंने बोला कि भाई जब तक उस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा उसका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा उस ऑर्बिट का। तो कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्वांटाइजेशन आप समझते हैं, फिक्स्ड वैल्यू वाले ऑर्बिट होंगे। अब सर्कुलर ऑर्बिट है तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम का बहुत इंपॉर्टेंस है। लिनियर मोशन में जैसे लिनियर मोमेंटम का इंपॉर्टेंस है, फोर्स लगाते हैं लिनियर मोमेंटम चेंज होता है। सर्कुलर ऑर्बिट वाले चीजों का कैरेक्टर है एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम के टर्म में बताते हैं। तो कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होगा जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा। अगर मान लीजिए कि m है इलेक्ट्रॉन का मास और v उसका जो है vn nth ऑर्बिट में वेलोसिटी है, उस ऑर्बिट का रेडियस rn है, तो एंगुलर मोमेंटम हो गया इलेक्ट्रॉन का mvn rn और वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। h है, n है इंटीजर, n है इंटीजर। तो जिस तो मिनिमम ऑर्बिट n इक्वल टू 1 से शुरू होगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। तो जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसका एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होगा। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट में वेलोसिटी v1, रेडियस r1 और ये n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट मोस्ट स्टेबल ऑर्बिट होता है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट, है ना। तो तीसरा कंसेप्ट इन्होंने दिया था। तो फिर भाई इनसे सवाल किया गया कि भाई इसमें एनर्जी लॉस नहीं होगा, इस ऑर्बिट में घूम रहा है तो बोर्स थ्योरी में एनर्जी लॉस ही नहीं होगा कभी। तो बोला एनर्जी लॉस होगा जब जंप करेगा इलेक्ट्रॉन, ट्रांजिशन होगा, एक ऑर्बिट को छोड़ के, एक एनर्जी लेवल को छोड़ के दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, हायर में जाए या लोअर में जाए। तो हायर में जाने के लिए उसको एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, दोनों एनर्जी लेवल का जितना डिफरेंस होगा उतना एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा तब जाएगा हायर में। और लोअर में आ रहा है तो दोनों एनर्जी का जो डिफरेंस होगा उतने एनर्जी का फ्रीक्वेंसी निकलेगा। एमिट होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसका फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, है ना। उसका फ्रीक्वेंसी एनर्जी के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। और जिस सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है उसका फ्रीक्वेंसी अलग है और जो रेडिएशन इमिट होगा उसका फ्रीक्वेंसी अलग है। मतलब लाइन स्पेक्ट्रा का खास फ्रीक्वेंसी का रेडिएशन होगा, मतलब खास एनर्जी लेवल के डिफरेंस का के करस्पॉन्डिंग वेव का फ्रीक्वेंसी होगा। तो इसका मतलब स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन इन्होंने किया। तो तीसरा कंसेप्ट दिया ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिट। तो ये 3 कंसेप्ट के बेसिस पे इन्होंने अपने मॉडल को प्रस्तुत किया।
तो चलिए एक एक करके देखते हैं इसके इनके तीनों बातों को ध्यान में रख के सारा डेरिवेशन फटाफट देख लेते हैं जल्दी से, तो हमारा काम हो जाएगा। तो तीनों पोस्टुलेट्स हम सिंपल वे में लिखे, इजी वे में लिख दिया ताकि आपको हेडिंग बना दिया, आराम से आप याद रख सके। स्टेशनरी ऑर्बिट का कंसेप्ट बोला, जिस ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स होगा उसी में जाएगा। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और ट्रांजिशन के चलते एनर्जी लॉस या गेन हो। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसमें से थ्योरी बनाए। इन्होंने बोला कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं, और स्टेबिलिटी के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए पोस्टुलेट्स हो गए। उन्होंने 3 पोस्टुलेट्स दिया। तो मान लीजिए कि इस ऑर्बिट का रेडियस Rn है, इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है वो Vn वेलोसिटी से घूम रहा है, m मास है, तो सेंटीपिटल फोर्स ये वही सर्कुलर मोशन करवाएगा। तो एक ही क्वेश्चन यहाँ से बन गया हमारा, सेंटीपिटल फोर्स mv²/Rn इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 1/4πε0 Jd इंटू E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, तो Jd स्क्वायर बाई Rn स्क्वायर 1/4πε0 Q1 Q2 का R स्क्वायर वाला फॉर्म लगा दिया। Rn कट जाएगा यहाँ से, ये पहला ही क्वेश्चन हुआ। सॉल्व करते हैं, एक Rn कट जाएगा, Rn को इधर ले आएंगे, इसको सॉल्व करने के बाद ऐसा बनेगा 1/4πε0 Jd स्क्वायर। एक Rn यहाँ से काट दिए, इस Rn को इधर ले आए, mvn स्क्वायर Rn इक्वल टू 1/4πε0 Jd स्क्वायर। एक ही क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा जो है, दूसरा इक्वेशन इसमें हम लोग इस कंसेप्ट से बनाते हैं, कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है, mvn Rn nh/2π होता है। क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से दोनों डिवाइड कर दीजिए, तो 1/2 अगर हम लोग कर देंगे, इसमें m कट जाएगा, vn कट जाएगा, एक vn बचेगा, Rn कट जाएगा, इस तरह से vn निकल जाए। 1/4πε0 को k बोल देते हैं, कैपिटल K। 1/4πε0 को k बोल देते हैं। लेफ्ट साइड में कट गया सारा चीज, खाली vn बचा, तो वेलोसिटी nth ऑर्बिट का निकल जाए, तो हो गया k इंटू Jd स्क्वायर इंटू 2π ऊपर चला जाएगा, 2π Jd स्क्वायर बाय nh। तो इसमें सारा वैल्यू आप पुट कर सकते हैं। 1/4πε0 को k लिख दिए, Jd स्क्वायर बाय nh, 2π ऊपर चला गया। k का वैल्यू आप जानते हैं 9 × 10⁻9, पाई 3.14, e का वैल्यू 1.6 10⁻−19, लेंस कांस्टेंट का वैल्यू 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये सब वैल्यू डाल देंगे हम लोग, ये सब वैल्यू डाल देंगे, ये कैलकुलेट होके सिंपल वैल्यू में आ जाएगा। पाई का वैल्यू 3.14, ये सब आप डाल सकते हैं। के हो गया आपका 1/4πε0 का वैल्यू, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये सारा वैल्यू डाल देंगे, तो Vn जो है प्रोपोर्शनल टू Z/n हो गया। ये मेन चीज है, इसको याद रखना है। एटॉमिक नंबर Z के प्रोपोर्शन में हो गया, डिवाइडेड बाय n हो गया, तो ये k का वैल्यू हो गया हमारा। अब उस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, तो आपको याद होगा कि कितना आता है, 2.18 × 10⁻, कितना आता है ऑर्बिट का वेलोसिटी का फॉर्मूला। सारा वैल्यू डाल देते हैं तो कितना आता है, 2.18 × 10⁻6 आता है। 10⁻6 मतलब 10 लाख। तो Vn का वैल्यू ये सब पुट कर देते हैं, तो 2.18 × 10⁻6 अगर डायरेक्ट याद रखते हैं ज्यादा अच्छा होगा, Z/n बचेगा, मीटर पर सेकंड में ये यूनिट हुआ। 10⁸ लाइट का वेलोसिटी होता है, 3 × 10⁸, ये 10⁻6 है। और Vn का ये कंप्लीट वैल्यू सब पुटपाट करने के बाद इतना आंसर है। अब रेडियस निकलना, Vn निकल गया है, ये इसमें डाल दें तो Rn निकल जाएगा, तो पुट कर दीजिएगा, पुट इनटू, तो Rn निकल जाएगा। तो Rn कितना आएगा आपका, यहीं पे ये Vn का वैल्यू डाल उधर लेते जाइए, Rn निकल जाएगा nh/2π इंटू mVn। तो nh दो बार आ गया, इसलिए n स्क्वायर h स्क्वायर हो जाएगा ऊपर में। ये वाला ले जाकर के इसमें रख दे अगर Vn में, तो Rn निकल जाएगा हमारा।
ये NH ऊपर वाले NH से चला गया, 2 पाई इसमें मल्टीप्लाई होगा नीचे, तो K इंटू 4 पाई स्क्वायर हो गया और इंटू जेड स्क्वायर हो गया और M भी आ गया, है ना। N स्क्वायर H स्क्वायर बाई 4 पाई, पाई को पाई स्क्वायर हो गया, 4 पाई स्क्वायर K M स्क्वायर जेड, यही हो जाएगा वैल्यू। अब इसमें से फर्स्ट ऑर्बिट के लिए N1 पुट कर देते हैं, तो Rn को आप देखिए प्रोपोर्शनल टू N स्क्वायर बाय जेड आता है। तो कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि थर्ड ऑर्बिट है वही हाइड्रोजन एटम है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, तो ऑर्बिट थर्ड करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा पहला वाले की तुलना में, N स्क्वायर के प्रोपोर्शन में। तो कांस्टेंट जो टर्म है H स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर K और E स्क्वायर M, ये सब कांस्टेंट था। जेड और एन को छोड़ के जो बचा इसी को R1 बोलते हैं, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। ये 0.529 जिसको 53 एंगस्ट्रॉम बोलते हैं, इतना आता है इसका वैल्यू निकालने के बाद। तो ये होगा 0.529 और इंटू N स्क्वायर बाई जेड, ऐसा लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम में आएगा। एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 होता है, 10⁻⁻10 मीटर। तो ये Rn का वैल्यू हम लोग का Rn कैलकुलेट किया 0.529 N स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, है ना। तो ये दो वैल्यू वेलोसिटी का और इसका याद रखिए, दोनों वैल्यू नोट कर लिया, मिटा दें। Vn और Rn का वैल्यू याद रखिए, ये वाला और ये वाला। ये R1 है फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये इधर अलग से लिख भी दिए, रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट। अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग रेडियस होगा। तो वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड, एनर्जी सब आप निकाल सकते हैं। वेलोसिटी, रेडियस, टाइम पीरियड, एनर्जी सब निकाल सकते हैं। तो रेडियस निकल गया, वेलोसिटी निकल गया, तो आप एक चक्कर मारने का टाइम निकाल सकते हैं या एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हैं, v इक्वल टू ओमेगा आर फॉर्मूला से। तो v बाई एन कर दिए, जेड बाई एन था और r था आपका n स्क्वायर बाई जेड, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। तो ये प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब टाइप्स। बाकी वैल्यू वगैरह सब कैलकुलेट करना इतना जरूरी नहीं है, वैल्यू हम लिख देते हैं। इसको पुट करेंगे तो 8 पाई क्यूब इंटू के स्क्वायर जेड स्क्वायर और e टू द पावर 4m बाय ये v और r दिया हुआ है, डिवाइड कर दीजिए सीधा सीधा, n क्यूब h क्यूब आ गया। इतना याद रखने का जरूरत नहीं है, जब देगा कैलकुलेशन उसमें कर लिया जाए। ये मालूम ही है, ये मालूम ही है, दोनों डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 10⁻16 जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब। मेन ये वाला चीज आपको याद रखना है, इतना रेडियन पर सेकेंड एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी पता चल गया तो आप फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड सब निकाल सकते हैं। ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी बोलते थे, तो nth ऑर्बिट का फ्रीक्वेंसी जो है ओमेगा बाई 2 पाई, इसी में 2 पाई नीचे डाल दीजिएगा तो एक कट जाएगा, 4 पाई स्क्वायर ऊपर बच जाएगा, बाकी सब चीज वही हो गया, 4 पाई स्क्वायर के स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाई एन क्यूब एच क्यूब, ऐसा हो जाएगा आंसर। तो ये आ जाता है 0.656 इंटू 10 टू द पावर 16 जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ऐसा ही रहे 10 टू द पावर 16। ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन होगी, प्रोपोर्शनल टू वही होगा जो ओमेगा था, जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब के प्रोपोर्शन। एटॉमिक नंबर चेंज करते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कैसा पूछेगा, तो आपको हाइड्रोजन एटम के लिए ऑर्बिट बदल देगा, दो ऑर्बिट का रेशियो का फ्रीक्वेंसी का रेशियो पूछ देगा, मतलब Fn प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाई एन क्यूब, ये याद रखना है, बाकी ये कांस्टेंट वैल्यू। टाइम पीरियड निकालना है तो 1 बाय Fn कर देंगे, ये रेसिप्रोकेट कर जाएगा, ये 1 में डिवाइड कीजिएगा तो थोड़ा माइनस में आएगा, बहुत कम टाइम आएगा, तो 1 बाय 0.6562 ऐसा आ जाता है, 0.6562 एन क्यू बाई जेड स्क्वायर, या कुछ आएगा इसका, छोड़िए वैल्यू निकाल लीजिए।
तो Tn अपना प्रोपोर्शन टू हो गया NQ बाय जेड स्क्वायर। ऐसा आ गया टाइम पीरियड। नेक्स्ट टाइम पीरियड के बाद आप जो है इसमें करंट अगर बोलेगा इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा, ये तो आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक करंट निकालने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी में। एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के तरह चारों तरफ चक्कर कर रहा है, काट रहा है, तो चार्ज है ही डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड, यही करंट हो जाएगा nth ऑर्बिट में। तो टाइम पीरियड को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, चार्ज इनटू फ्रीक्वेंसी कर दिया तो करंट आ जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, इसमें 1.6 × 10⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा। उसके बाद मैग्नेटिक इंडक्शन पूछा आपसे, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। तो सर्कुलर ऑर्बिट मान करके एक सर्किल के अंदर में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कितना बोलते थे आप। और करंट जो है मतलब कन्वेंशनल करंट हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट के उल्टे डायरेक्शन में होगा डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन बार बार फोटो में ऐसे दिखा रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, करंट दिखा दिए क्लॉकवाइज। रेडियस Rn है, तो मैग्नेटिक फील्ड इस सेंटर पे कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ nth ऑर्बिट, सेंटर ऑफ nth ऑर्बिट μ0I/2r बोलते थे हम लोग, 2 × Rn। ऐसा मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगा, है ना। मैग्नेटिक फील्ड बोले, मैग्नेटिक इंडक्शन बोले, ऐसे भी निकाल लेंगे करंट निकलने के बाद। मैग्नेटिक मोमेंट पूछेगा तो वो भी निकाल लेंगे हम। मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, मैग्नेटिक मोमेंट करंट इनटू एरिया होता है। तो मैग्नेटिक मोमेंट अगर पूछा म्यू ऑफ nth ऑर्बिट, तो वो कैसे निकालें मैग्नेटिक मोमेंट nth ऑर्बिट का, करंट nth ऑर्बिट में इनटू रेडियस हो गया Rn π/Rn²। इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट भी निकल जाए। ये सारे चीज आप निकाल सकते हैं बोर्स ऑर्बिट में। इतने कैलकुलेशन के बाद हम लोग एनर्जी की तरफ चले। टोटल एनर्जी कितना होगा ऑर्बिट का, जो बोला था एनर्जी कांस्टेंट होता है ऑर्बिट, हर एक ऑर्बिट का फिक्स होता है, अलग अलग ऑर्बिट का अलग अलग एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग अगर निकालेंगे तो 12 mv², 12 mv² काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो हमारा ये काइनेटिक एनर्जी होगा nth ऑर्बिट का। पोटेंशियल एनर्जी होगा 1/4πε0। इलेक्ट्रॉन का -e चार्ज हो गया और न्यूक्लियस का Jd हो गया बाय Rn, ऐसा आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल एनर्जी है। तो Vn हम लोग कितना निकाले थे, Vn हम लोग शुरुआत में निकाले थे ना 2.16 × 2.18 × 10⁻6 निकाले थे, तो 2πkZe² आया था, ऐसा आया था डिवाइडेड बाय NH। ये डाल दीजिएगा, इसमें से कट जाएगा, या यहीं पे डाल दीजिए उसको, कि मतलब 4πε0। Vn का वैल्यू डाल दीजिएगा तो ये दोनों एक जैसा आ जाएगा, खाली 2 का डिफरेंस होगा, नीचे डिवाइड किया हुआ है, वो कट जाएगा, है ना। 12 mv², Vn का वैल्यू डालिएगा तो वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसको डाल के देखते हैं, 12 m, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 4π² k² Z² 4 बाय n² h², है ना। इसमें Rn डालिएगा तो फिर वैसा होगा। तो R के टर्म में इसको डाल दीजिए, बेटर होगा, तो इजी होगा देखना। हम लोग का जो होता था mv²/r = 1/4πε0 Ze²/Rn, जो ये सबसे पहला फॉर्मूला था, सेंट्रीपिटल फोर्स = इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। mvn² हटा करके इसके टर्म में डाल दिया तो ये आ जाएगा 12 × 1/4πε0 Ze²/Rn, इसी टाइप का है, ऐसा है। इस फॉर्मूले का यूज कर लिया। तो इसको ये था कितना अपना -1/4πε0 Ze²/Rn था। अब इन दोनों को देखिए एक जैसा है कि नहीं, इन दोनों को देखिए एक जैसा है। तो ये वाला वैल्यू वहां डाल दें, इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला टर्म आ जाएगा। इसको बोल सकते हैं -un/2। कितना बोल देंगे, -un/2। तो टोटल एनर्जी निकालेंगे अगर हम लोग ऑर्बिट का nth ऑर्बिट,
टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट निकालेंगे जब En बराबर kn प्लस un, तो kn को हम बोल रहे थे माइनस un/2 और प्लस un हो, तो ये हो गया un/2। अब un/2 को माइनस kn भी बोल सकते हैं, तो फाइनली En हो गया माइनस ये un/2 इक्वल टू माइनस kn, ऐसा बोल सकते हैं। अब V का वैल्यू डाल के हम लोग निकाल लेते हैं टोटल एनर्जी, ये सब आपस में बराबर होगा और इसका फाइनल फॉर्मूला दोनों को जोड़ देते हैं V डाल के, तो ये फॉर्मूला याद है मेरे को, हम लिख देते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाय n स्क्वायर h स्क्वायर, ये वैल्यू आता है ना। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाय n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पे Vn का वैल्यू जैसे हम लोग शुरू में डाले थे इसी रूप में आया था, वही हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी में खाली माइनस लगा देंगे, टोटल एनर्जी निगेटिव आ गया nth ऑर्बिट, टोटल एनर्जी क्या आ गया निगेटिव nth ऑर्बिट। तो टोटल एनर्जी का फाइनल फार्मूला हम लोग याद रख लेते हैं, बड़े काम का चीज है। और ये वाला याद रखिए, उसके बाद ये रिलेशन, तो kn भी याद हो जाएगा, un भी याद हो जाएगा। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद रख लेते हैं माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m बाय n स्क्वायर h। अब आपको पोटेंशियल एनर्जी बोलेगा तो un/2 को टोटल एनर्जी बोलते थे, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 2En। काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो काइनेटिक एनर्जी माइनस En, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होगा, उसमें खाली माइनस लगा देंगे, काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी सब याद हो गया, एक याद रखना पड़ेगा कोई तीनों में से। अब देखिए वो एनर्जी nth ऑर्बिट का आ गया, उसमें सारा वैल्यू फिक्स डाल दीजिएगा। En का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जानते हैं आप, 9 × 10⁻9, E जानते हैं 1.6 × 10⁻19, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 kg, Z 6.626, वैल्यू डाला जाएगा तो ये आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका एनर्जी होता है nth ऑर्बिट का। इसी से हम लोग काम करेंगे, जूल के रूप में बदलना है इसको, तो इसमें 1.6 E का वैल्यू 1.6 10⁻19 से हम लोग मल्टीप्लाई करें तो उसी तरह का आ जाएगा 2.18 वाला इंटू 10⁻18 हो जाए। इसको जूल में अगर बोलेंगे तो 2.18 Z स्क्वायर इंटू 10⁻18 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर, इतना जूल हो जाएगा पर एटम है। एक एटम में एक nth ऑर्बिट का जो Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर पर एटम, इतना जूल फॉर 1 एटम। अब थर्ड कंसेप्ट जो दिया था कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन से, तो व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n2 फिक्स्ड एनर्जी लेवल, n2 फिक्स्ड एनर्जी लेवल मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट, फिक्स्ड एनर्जी लेवल मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट, टू n1 फिक्स्ड एनर्जी लेवल मतलब स्टेशनरी ऑर्बिट दूसरे में, तब एनर्जी लॉस होगा। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसका 0 होता है, आपके पास सबसे ज्यादा मान लीजिए 0 रुपया है, इसका मतलब पूरा जिंदगी कर्जा लेके जिए, तो इन्फिनिटी पे सबसे ज्यादा एनर्जी होता है। और सबसे कम एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट का होगा, n बराबर 1 डाल दीजिएगा तो -13.6 जेड हाइड्रोजन एटम के लिए Z1 हो जाएगा, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फर्स्ट ऑर्बिट का सबसे मिनिमम एनर्जी होता है, और मैक्सिमम एनर्जी हो गया इसका 0, इसलिए बाकी सब एनर्जी निगेटिव है। तो एनर्जी का डिफरेंस हो जाएगा हाई एनर्जी लेवल En2 हो गया, लो एनर्जी लेवल En1 हो गया, यही डेल्टा En हो गया।
एनर्जी डिफरेंस। अब इसी एनर्जी को बोलते हैं एक फोटोन के एनर्जी के बराबर होगा। नंबर ऑफ फोटॉन्स 1 लिखेंगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में एनर्जी निकलता है, उसको बोलेंगे एक फोटोन का एनर्जी, सिंगल फोटोन एनर्जी, एच न्यू बोलते हैं उसको एच सी बाई लैम्डा बोलते हैं। ये है सिंगल फोटोन एनर्जी, सिंगल फोटोन एनर्जी। किसी भी ऑर्बिट से किसी भी ऑर्बिट में जंप किया तो वो फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा, तो सिंगल फोटोन के एनर्जी के बराबर होगा, एच सी बाई लैम्डा या एच न्यू बोल सकते हैं। तो दोनों घटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर जेड स्क्वायर E4m और बाई एन स्क्वायर होता था। तो यहाँ पे माइनस में आएगा N2 क्योंकि शुरू में माइनस होता है एनर्जी फॉर्मूला में, माइनस माइनस N1 आएगा तो N1 वाला प्लस हो तो वो पहले आ जाता है 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 इतना हो जाएगा। ये हो जाएगा डिफरेंस इन एनर्जी। अब इसी को एच न्यू के बराबर कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी कितने फ्रीक्वेंसी का निकलेगा रेडिएशन वो पता चल जाएगा। तो डिफरेंस इन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू कर देते हैं, तो डिफरेंस इन एनर्जी इक्वल टू एच न्यू कर देंगे या एच सी बाई लैम्डा लिख दीजिए तो वेवलेंथ निकल जाएगा आपका। तो इसको अगर लिख दें एच सी बाई लैम्डा कितने वेवलेंथ का फोटोन निकलेगा, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर इनटू 2 पाई स्क्वायर E4m जेड स्क्वायर लास्ट में डाल देंगे और 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर इतना होगा। अब एच सी इधर ले आते हैं हम लोग, डिवाइड कर देते हैं एच सी से तो इधर हट जाएगा, ये 1/लैम्डा को हम लोग बोलते हैं, तो न्यू बार से लिखते हैं इसको, ये कहलाता है वेव नंबर। क्या कहलाता है, वेव नंबर, न्यू बार। फोन कॉल कर रहे हैं, ये कहलाता है वेव नंबर। हाँ जरा देख ली, बस 1 मिनट में छोड़ रहे हैं, यहाँ तक हम लोग डिराइव कर चुके हैं। उस कांस्टेंट को रिडबर्ग 1/लैम्डा इक्वल टू r 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर। इसमें ये मान के चल रहे हैं कि न्यूक्लियस क्या है का साइज बहुत, न्यूक्लियस का मास बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मास के तुलना में, तो इसमें ये मान के चलते हैं न्यूक्लियस इज स्टेशनरी। तो न्यूक्लियस को स्टेशनरी मान के हम लोग ये डील किए, व्हेन न्यूक्लियस इज स्टेशनरी तब ये रिडबर्ग कांस्टेंट, तो उसको इन्फिनिटी की तरह हम यहाँ डाल देते हैं आर इन्फिनिटी। जब न्यूक्लियस स्टेशनरी है तब रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू इतना है, और न्यूक्लियस को अगर मूव करता हुआ मानेंगे तो रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू अलग लेंगे। तो किसके बदले ये डाले, इन सारे यही वाला चीज है रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर 2 पाई स्क्वायर E4m बाय HC, ये रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू, दिस इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग कांस्टेंट। अब इसका वैल्यू होता है 109/678, रिडबर्ग कांस्टेंट का ये वैल्यू हो गया, आर का वैल्यू, इसका वैल्यू 109/678 सेंटीमीटर में हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं। 677 भी बहुत लोग लेता है, तो ये वैल्यू हम लोग यूज करेंगे। मीटर में बोलेगा तो 2 जीरो आ जाएगा, पर मीटर हो जाएगा, पर सेंटीमीटर क्योंकि 1/लैम्डा है, पर सेंटीमीटर आ जाएगा, तो 109,67800 पर मीटर बोल सकते हैं। इतना रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू आप यूज कर सकते हैं। इसी को एंगस्ट्रॉम के टर्म में कैलकुलेशन में बार बार एंगस्ट्रॉम में दिया रहेगा वेवलेंथ, तो उसके टर्म में इसको बोलते हैं 1/911.5 एंगस्ट्रॉम। ऐसा लिख लीजिए 1/r इन्फिनिटी का वैल्यू जो है
911.5 एंगस्ट्रॉम लेते हैं। ये कैलकुलेशन में बड़ा काम देगा, इसको याद रखिए। ये कल जैसे वेवलेंथ दे देगा एंगस्ट्रॉम में, और रिवर्स कांस्टेंट इतना डालिएगा तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगा, इतना लिख दीजिए फटाफट निकल जाएगा। ये एंगस्ट्रॉम में आएगा 1 बाय आर इन्फिनिटी का वैल्यू 911.5। जैसे वेवलेंथ निकालना तो आर इन्फिनिटी नीचे आएगा, तो 1 बाय आर इन्फिनिटी का डायरेक्ट वैल्यू ये डाल दीजिए, तो आपका कैलकुलेशन इजी होगा, इसको याद रखिएगा। और भी दूसरे तरीके से रिवर्स कांस्टेंट के वैल्यू को हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं। C by 137 पॉइंट कुछ लिखते हैं अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के टर्म में देगा। दूसरा एक चीज और याद रखिए, R इन्फिनिटी CH का वैल्यू 13.6 है, वेलोसिटी ऑफ लाइट H प्लस कांस्टेंट। ये मेरे नाम जैसा हो गया, राकेश चौधरी हो गया। 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के बराबर हो गई, 13.6 RCH का वैल्यू। कैलकुलेशन में ये सब काम देता है, ताकि आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। इतना ही रहने देते हैं। अभी हम लोग ये इतना दूर तक कर चुके हैं। अगले क्लास में इसमें स्पेक्ट्रम का लाइन स्पेक्ट्रा का एक्सप्लेनेशन करके हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे एटॉम स्ट्रक्चर। और उसके बाद न्यूक्लियस अगर मूव करने लगे तब उस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेंगे। और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कोलिजन पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे हम, है ना, जो एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा है तो वो सब क्वेश्चन देखें फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इतना ही रहते हैं। यहाँ तक जो बताइए तो समझ में आ गया होगा और रिकैप हो गया होगा, आपका रिवीजन हो गया होगा। समझ में आया ये सब? यस, तो एक बार आप पढ़ लीजिए, पहले से भी पढ़े हैं, एक बार आप रिवाइज कर लीजिए अपना और चालू हो जाइए इसका क्वेश्चन बनाना। ठीक, इतना ही रहने देते हैं आप।